सोचिए, घर का वो कमरा जहां कल तक परिवार की हंसीज गूंजती थी, जहां जीवन अपनी एकदम सामान्य गति से चल रहा था, और आज अचानक से वो एक सघन चिकित्सा इकाई मतलब एक आईसीयू में बदल गया है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही डरावना बदलाव होता है। हाँ ना, मतलब मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाजें आ रही हैं, ऑक्सीजन की नलियां हैं, दवाओं की वो एक खास गंध है, और बीच में एक खामोश बिस्तर। किसी भी परिवार के लिए स्थिति एक अचानक आए उस भीषण तूफान की तरह होती है जो जीवन की पूरी बुनियाद हिला देती है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक तूफान की बात करने वाले हैं। जी। 1 अप्रैल 2026 को 87 वर्षीय सुश्री मारियम्मा जॉन और उनके परिवार के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। आज की हमारी ये डीप डाइव किसी लैब या ऐतिहासिक दस्तावेज पर नहीं है। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो एक परिवार के असीमित प्रेम, उनके संघर्ष और एक बहुत गंभीर मेडिकल स्थिति के दस्तावेज हैं। और इस पूरी यात्रा को, इस देखभाल के विज्ञान को हम गहराई से समझेंगे, क्योंकि सुश्री मारियम्मा के मेडिकल इतिहास को देखने से पता चलता है कि ये तूफान को एकदम शून्य से नहीं आया था। मतलब पहले से कुछ संकेत थे। हाँ, उन्हें पहले से ही हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी कुछ क्रॉनिक बीमारियां थीं। अब देखिए, 87 साल की उम्र में रक्त वाहिकाएं यानी हमारी ब्लड वेसल्स वो वैसे भी अपनी लचक खो देती हैं। बिल्कुल, उम्र का असर तो होता ही है। तो 1 अप्रैल 2026 को उनका ब्लड प्रेशर एक बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। इस अत्यधिक दबाव को मस्तिष्क की बारीक नसें झेल नहीं पाईं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। जी, मेडिकल रिपोर्ट्स और एमआरआई स्कैन के नतीजे बहुत स्पष्ट हैं। उनके मस्तिष्क के मिड ब्रेन और सेरिबेलम हिस्से में एक्यूट इन्फार्क्ट हुआ है। एक्यूट इन्फार्क्ट का सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि मस्तिष्क के उस विशिष्ट हिस्से में खून का दौरा अचानक पूरी तरह से रुक गया, जिससे वहां की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और वो मरने लगी। हाँ, एकदम सही। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक ने मिड ब्रेन और सेरिबेलम को ही इतना गंभीर रूप से क्यों प्रभावित किया। मतलब इसका शरीर पर क्या असर होता है। ये दोनों हिस्से तो हमारे शरीर के कंट्रोल रूम के उस हिस्से की तरह हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं। बिल्कुल, मस्तिष्क के ये हिस्से हमारी बुनियादी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे सेरिबेलम मुख्य रूप से शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय और पोस्चर के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। और वहीं जो मिड ब्रेन है वो हमारी दृष्टि, सुनने की क्षमता, मोटर कंट्रोल और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो जब इन क्षेत्रों में रक्त का प्रवाह रुकता है तो इंसान का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट जाता है। जी, निगलने की क्षमता, खांसने का रिफ्लेक्स, श्वास नली की सुरक्षा करने वाले जो हमारे प्राकृतिक तंत्र हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि इस स्ट्रोक ने उन्हें पूरी तरह से अचेत और असहाय कर दिया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 अप्रैल को स्ट्रोक आने के बाद से 6 अप्रैल तक वो अस्पताल के आईसीयू में जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। हाँ, वो बहुत ही नाजुक समय था। फिर 6 तारीख को जब स्थिति थोड़ी स्थिर हुई तो उन्हें एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, और आखिरकार 11 अप्रैल को परिवार उन्हें घर ले आया। अब आज की तारीख में घर पर ही एक होम केयर नर्स और परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी 24 घंटे देखभाल की जा रही है। और ये कोई आसान काम नहीं है। अस्पताल से घर आना एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। हाँ, अस्पताल में तो डॉक्टरों और मशीनों की पूरी फौज होती है। बिल्कुल, लेकिन घर पर ये सारी जिम्मेदारी परिवार और एक नर्स के कंधों पर आ जाती है। एक अचेत और पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े मरीज को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता होती है मरीज की पोजीशनिंग, क्योंकि गतिहीनता शरीर के लिए बहुत विनाशकारी हो सकती है। मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि सेमी फाउलर पोजीशन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसका मतलब है कि मरीज के सिरहाने को हमेशा 30 से 45 डिग्री के कोण पर उठाकर रखना है। जी, बिल्कुल सही। उन्हें कभी भी बिल्कुल सीधा या सपाट नहीं लिटाया जा सकता। तो इसके पीछे केवल आराम देने का उद्देश्य नहीं है ना? नहीं, आराम से ज्यादा ये सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण और उनके फेफड़ों की सुरक्षा से जुड़ा है। वो कैसे? क्योंकि उनका निगलने का तंत्र और एपिग्लॉटिस जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है वो अब लकवाग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अगर उन्हें सीधा लिटाया जाए तो उनके अपने ही मुंह की लार या पेट के एसिड वापस ऊपर आ सकते हैं। तो और वो श्वास नली के जरिए सीधे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी को मेडिकल भाषा में एस्पिरेशन कहते हैं। 30 to 45 डिग्री का कोण गुरुत्वाकर्षण की मदद से इन तरल पदार्थों को नीचे पेट की तरफ ही रखता है। समझ गया।
और इसके अलावा एक और बेहद सख्त नियम है, हर 2 घंटे में मरीज की करवट बदलना। कभी पीठ के बल, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। हर 2 घंटे में करवट बदलना, मतलब चाहे दिन हो या रात की गहरी नींद का समय। ये तो सुनने में ही शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला लगता है। बहुत थकाने वाला है, लेकिन एनाटॉमी हमें बताती है कि ऐसा न करने पर क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हाँ, और यहाँ एड़ियों को फ्लोट करने की भी बात आती है। जब मरीज पीठ के बल होता है तो पिंडलियों के नीचे एक नरम तकिया लगा दिया जाता है ताकि एड़ियां गद्दे से थोड़ा ऊपर हवा में रहें। जी। और जब करवट दिलाई जाती है तो घुटनों के बीच तकिया रखना अनिवार्य होता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं। बिल्कुल। और इस करवट दिलाने की प्रक्रिया में ड्रॉ शीट या जिसे ड्रैग शीट तकनीक कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। क्योंकि एक 87 साल की अचेत महिला को बिस्तर पर खींचना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। इसलिए एक सामान्य चादर को मोड़कर मरीज के कंधों से लेकर कूल्हों के नीचे तक बिछाया जाता है। बिस्तर के दोनों तरफ खड़े होकर 2 लोग इस चादर को कसकर पकड़ते हैं और एक साथ मरीज के शरीर को थोड़ा ऊपर उठाकर करवट दिलाते हैं। अच्छा, तो सीधा शरीर को नहीं खींचते? नहीं, अगर हम सीधे मरीज के शरीर को पकड़कर खींचने की कोशिश करें तो शेयरिंग यानी त्वचा के छिलने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं जैसे कोई एक गीले पेपर टॉवल को किसी खुरदुरी सतह पर जोर से खींचने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उम्र के इस 8वें दशक तक पहुंचते पहुंचते त्वचा से कोलेजन और इलास्टिन लगभग खत्म हो चुके होते हैं। त्वचा एकदम कागज की तरह पतली और नाजुक हो जाती है और उस पतली त्वचा को बिस्तर पर खींचने का मतलब है कि त्वचा की ऊपरी परत गद्दे के साथ चिपककर वहीं रह जाएगी, जबकि शरीर के अंदर की हड्डियां और मांसपेशियां विपरीत दिशा में खिसकेंगी। इससे त्वचा के नीचे की जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं वो तुरंत फट जाती हैं, ऊतक डैमेज हो जाते हैं। ड्रॉ शीट इसी घर्षण और शीयरिंग बल को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो ये त्वचा को सुरक्षित रखने का तरीका हुआ। अब जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है कि मरीज को पोषण कैसे दिया जाए, क्योंकि स्ट्रोक ने तो निगलने की क्षमता नष्ट कर दी है ना। हाँ, सारा पोषण और जीवन रक्षक दवाइयाँ अब एक फीडिंग ट्यूब के जरिए ही पेट तक पहुँचानी होती हैं। और फीडिंग ट्यूब का भी अपना एक सख्त प्रोटोकॉल है। यहाँ भी वो 30 से 45 डिग्री वाला नियम लागू होता है ना। बिल्कुल। फीडिंग के दौरान और उसके पूरे 1 से 2 घंटे बाद तक सिराना उठा होना ही चाहिए। फेफड़े केवल हवा के लिए बने हैं। अगर तरल भोजन की एक छोटी सी बूंद भी श्वास नली के जरिए फेफड़ों में चली जाए तो फेफड़ों के अंदर मौजूद जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उस बाहरी पदार्थ से लड़ने लगती है। और फिर वहाँ बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं जो एस्पिरेशन निमोनिया का रूप ले लेता है। हाँ, और एक 87 वर्षीय अचेत मरीज के लिए ये निमोनिया लगभग हमेशा जानलेवा साबित होता है। वाकई। और मैंने पढ़ा है कि ट्यूब की सफाई भी एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब हर फीडिंग से पहले और बाद में ट्यूब को 30 से 60 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी से फ्लश करना यानी धोना पड़ता है। जी, हर दवा देने से पहले और बाद में भी। अब यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक सवाल आता है। घर पर जो परिवार या नर्स देखभाल कर रहे हैं उन पर काम का बहुत दबाव होता है, तो समय बचाने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी 4-5 गोलियों को एक साथ पीस लें, पानी में घोलें और एक ही बार में ट्यूब में डाल दें? ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा करना रसायन विज्ञान के हिसाब से एक भयानक गलती हो सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, दवाइयाँ केवल सक्रिय तत्व नहीं होती, उनमें कई तरह के बाइंडर, कोटिंग और फिलर्स होते हैं। जब आप अलग अलग रसायनों वाली 4-5 गोलियों को एक साथ मिलाते हैं तो वह आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। और कई बार ये मिलकर एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ या छोटे छोटे सख्त टुकड़े बना लेती हैं। तो वो मिश्रण ट्यूब के अंदर जाकर चिपक जाएगा? बिल्कुल, और ट्यूब हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। फिर उस ब्लॉक हो चुकी ट्यूब को नाक से बाहर खींचना और नई ट्यूब डालना पड़ता है, जो मरीज के लिए बेहद दर्दनाक होता है और श्वास नली में चोट का जोखिम भी बढ़ाता है। तो इसीलिए हर दवा को अलग अलग बारीक पीसकर और बीच में पानी से फ्लश करके ही देना चाहिए। हाँ, और फीडिंग के दौरान किसी भी खतरे के संकेत जैसे मरीज का अचानक हंसना, सांस लेने में दिक्कत होना या उल्टी जैसा लगना, ऐसा कुछ दिखे तो फीडिंग तुरंत रोक देनी चाहिए। एकदम सही। ट्यूब फीडिंग के बाद जो अगली बड़ी प्राथमिकता है वो है शरीर को साफ और सूखा रखना,
क्योंकि लगातार बिस्तर पर लेटे रहने से बेड सोर यानी दबाव वाले घावों का बहुत बड़ा खतरा रहता है। जी, बेड सोर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसलिए शरीर की साफ सफाई के लिए जो बेड बाथ दिया जाता है उसका एक बहुत कड़ा नियम है। मतलब हमेशा सबसे साफ हिस्से से शुरू करके सबसे गंदे हिस्से तक जाना होता है ना, ताकि संक्रमण ना फैले। बिल्कुल। शुरुआत आंखों से की जाती है। आंखों को बिना किसी साबुन के बस एक साफ गीले कपड़े से अंदर से बाहर की ओर हल्के हाथ से पोंछा जाता है। फिर चेहरा, हाथ, छाती और अंत में निचले हिस्से की सफाई होती है। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना होता है कि त्वचा को तौलिए से रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बस हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाना है। हाँ, पैट ड्राई करना है। नमी त्वचा की परतों के बीच बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी बैक्टीरिया पनपने का सबसे बड़ा कारण है। और इसी बेड बाथ और करवट बदलने के दौरान शरीर की बारीकी से जांच भी की जाती है। जी, खासकर तेल बोन, एड़ियां, कंधे और कूल्हे, क्योंकि बेड सोर बहुत खामोशी से शुरू होते हैं। जब शरीर का कोई उभरा हुआ हिस्सा लगातार गद्दे पर दबाव डालता है तो वहाँ की नसें दब जाती हैं, खून का बहाव रुक जाता है। तो देखभाल करने वाले वहाँ लाल धब्बों की तलाश करते हैं। हाँ, और अगर शरीर पर कोई लाल धब्बा दिख जाए तो तुरंत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट किया जाता है, जिसे ब्लैंच टेस्ट कहते हैं। ब्लैंच टेस्ट, ये कैसे होता है? इसमें उस लाल धब्बे के ठीक बीच में उंगली से हल्का सा दबाव डालते हैं। दबाव डालने पर खून वहाँ से हट जाना चाहिए। उंगली हटाने के बाद अगर वो लाल धब्बा एक पल के लिए सफेद होता है और फिर वापस लाल हो जाता है तो ये अच्छी बात है। मतलब वहाँ की केशिकाओं में खून का बहाव चालू है। बिल्कुल, शरीर उस हिस्से में रक्त संचार वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उंगली हटाने के बाद भी वो हिस्सा वैसा का वैसा गाढ़ा लाल या बैंगनी ही रहे तो ये खतरे की घंटी है। ये ब्लांच टेस्ट एक तरह से ट्रैफिक लाइट का काम करता है। मतलब उंगली से दबाना ये देखने का तरीका है कि नसों के अंदर खून का ट्रैफिक चल रहा है या वो पूरी तरह से जाम हो गया है। हाँ। ओहो। अगर रंग नहीं बदल रहा मतलब ट्रैफिक एकदम जाम है, नीचे की नसें फट चुकी हैं और बेड सोर अपनी पहली स्टेज में पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या उन लाल धब्बों पर मालिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया लगती है कि जहाँ दर्द हो या लाल हो वहाँ मालिश कर दी जाए। लेकिन विज्ञान के अनुसार ये विनाशकारी है। उस लाल धब्बे के नीचे की रक्त वाहिकाएं पहले ही बेहद कमजोर हो चुकी हैं। मालिश करने से जो दबाव पड़ता है वो उन नसों को पूरी तरह तोड़ देता है। तो फिर उपाय क्या है? एकमात्र उपाय ये है कि उस हिस्से से सारा दबाव तुरंत हटा दिया जाए और मरीज की पोजीशन बदल दी जाए। बाहरी त्वचा की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम शरीर के अंदर की बात करें तो वहाँ गतिहीनता का एक और खामोश दुश्मन है। एक शरीर जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, उसकी मांसपेशियां तो अपना द्रव्यमान खोने लगती है ना। जी बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जोड़ अकड़कर पत्थर की तरह सख्त हो सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए पैसिव रेंज ऑफ मोशन या PROM एक्सरसाइज की जाती है। जब मांसपेशियां हफ्तों इस्तेमाल नहीं होती तो उनके अंदर के प्रोटीन फिलामेंट्स आपस में चिपकने लगते हैं। जोड़ों का तरल पदार्थ सूख जाता है। इसे कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। मतलब जोड़ों का स्थायी रूप से जाम हो जाना। अब चूंकि सुश्री मारियम्मा खुद कोई हरकत नहीं कर सकती तो ये जिम्मेदारी नर्स या परिवार वालों पर आ जाती। हाँ, दिन में 1 या 2 बार बहुत धीमी गति से उनके सभी जोड़ों को मोड़ना पड़ता है, जैसे एड़ियों को गोल घुमाना, घुटनों को मोड़ना। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। जब हम खुद कसरत करते हैं और दर्द होता है तो हम तुरंत आउच कहकर रुक जाते हैं। जी। लेकिन सुश्री मरियम्मा तो अचेत है, वो कुछ बोल नहीं सकती। तो जो व्यक्ति कसरत करा रहा है उसे कैसे पता चलेगा कि वो किसी जोड़ पर ज्यादा जोर तो नहीं डाल रहे? इसका जवाब बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन में छिपा है। भले ही मरीज अचेत हों, लेकिन दर्द के प्रति शरीर की स्वायत्त प्रतिक्रियाएं बनी रहती हैं। अच्छा, मतलब शरीर कुछ संकेत देता है? बिल्कुल। जब कसरत कराई जाती है तो पूरा ध्यान मरीज के चेहरे पर होना चाहिए। अगर कोई जोड़ मोड़ते समय चेहरे पर अचानक तनाव आ जाए, माथे पर सिलवटें पड़ जाएं या मांसपेशियां एकदम से कड़क हो जाएं, तो ये दर्द का शारीरिक संकेत है। यानी शरीर बिना शब्दों के ही चीख कर बता देता है कि अब और नहीं। हाँ, और जैसे ही ये संकेत मिले, व्यायाम उसी सेकंड रोक देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा टैक्टाइल मसाज
यानी स्पर्श चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। हथेलियों और पैरों के तलवों की हल्की मालिश रक्त संचार बनाए रखती है। माथे पर एक हल्का स्पर्श तंत्र को शांत करता है। स्पर्श चिकित्सा की बात से हमारी ये गहन चर्चा एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आ गई है। हमने अब तक शारीरिक चिकित्सा, ट्यूब, मशीनों की बात की, लेकिन इन सब के परे उस अचेत शरीर के भीतर एक मन भी है, एक आत्मा भी है। जी। और कहते हैं कि इंसान की इंद्रियों में सुनने की शक्ति अक्सर सबसे अंत में जाती है। ये तंत्र का विज्ञान का एक प्रमाणित तथ्य है। मरीज भले ही बाहरी दुनिया के प्रति अचेत हों, लेकिन उनका ऑडिटरी कॉर्टेक्स अभी भी आवाजों को सुन और प्रोसेस कर रहा होता है। और सुश्री मरियम्मा एक बेहद धर्मनिष्ठ महिला हैं। उनके कमरे में धीमी आवाज में उनके पसंदीदा आध्यात्मिक ईसाई भजन या प्रार्थनाएं चलाना उनके मस्तिष्क के लिए सिर्फ एक आवाज नहीं है। हाँ, वो एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो ये बहुत मार्मिक लगता है। दृष्टि चली गई, स्पर्श धुंधला हो गया, तब वो धीमी प्रार्थना उस अंधेरे में एक प्यार भरे हाथ के समान होती है, जो उन्हें एहसास दिलाती है कि वो अकेली नहीं है। बिल्कुल, और इसके शारीरिक फायदे भी हैं। ये संगीत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, उनकी हृदय गति को धीमा करता है, तनाव को शांत करता है। क्या इसे लगातार चलाना चाहिए? नहीं, संगीत लगातार 24 घंटे नहीं चलाना चाहिए। मस्तिष्क को खामोशी और आराम भी चाहिए। इसे दिन में बस 30 से 60 मिनट के लिए चलाना सबसे लाभदायक होता है। और ये संगीत केवल मरीज के लिए नहीं, उस कमरे में मौजूद परिवार के लिए भी अमृत का काम करता है। जो परिवार बिना सोए इतने तनाव से गुजर रहा है, ये संगीत उस कमरे में एक शांत वातावरण बनाता है। वाकई। उस परिवार का जो समर्पण है, जिस अटूट प्रतिबद्धता के साथ वो अपनी मां की देखभाल कर रहे हैं, वो मानवीय करुणा का एक असाधारण उदाहरण है। तो इस गहन चर्चा को एक संवेदनशील मोड़ पर समाप्त करते हुए हम सभी सुनने वालों से एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। आज हम सब अपनी तेज गति वाली जिंदगी में व्यस्त हैं, पर आइए एक पल के लिए रुकें। जी। हम सुश्री मारियम्मा जॉन और उनके इस निस्वार्थ परिवार के लिए एक सामूहिक प्रार्थना का अनुरोध करते हैं। ये प्रार्थना की जाए कि जब तक ईश्वर उन्हें अपने पास नहीं बुला लेते, तब तक उनका शेष समय अपने परिवार के बीच बिना किसी पीड़ा के बहुत शांतिपूर्ण बीते। हाँ, प्रार्थनाओं में एक असीमित ऊर्जा होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सामूहिक चेतना से जन्म लेने वाली प्रार्थनाओं का असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? जीवन भर हम सोचते हैं कि प्यार का मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है या कोई बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन जब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर होता है तब प्यार की परिभाषा बदल जाती है। जी बिल्कुल बदल जाती है। तब प्यार का मतलब कोई महंगी चीज नहीं होता, बल्कि हर 2 घंटे में किसी की करवट बदलना, उनके सूखे होठों को गीला करना और उनके कानों के पास बैठकर धीमे स्वर में उनका पसंदीदा भजन गुनगुनाना ही प्रेम की सबसे महान और सच्ची अभिव्यक्ति बन जाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।